नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 8 दिसंबर से रिलेटेड जो भी न्यूज है, जो भी इवेंट्स है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करें। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी क्लास आप अटेंड कर रहे हो, चाहे अभी चाहे बाद में, तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठना नहीं भूलें, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के दौरान मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं, और वो यहाँ पे यानी कि आपके पीडीएफ में मेंशन नहीं होते, इसलिए उन पॉइंट्स को, उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी नोट डाउन करते हुए चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए। और जैसा कि जब भी मैं क्वेश्चंस पूछ रही होती हूँ आप लोगों से, तो जो आपके सामने ऑप्शन रहता है उसका आंसर देने से पहले वीडियो को पॉज कर लिया करिए और आंसर देते हुए चला करिए, कोशिश किया करिए आप सभी लोग आंसर दें, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करो। उसके पहले की लास्ट बात कहना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का या हर क्लास का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, इससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, ठीक है। चलिए फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि वुमेन लीडिंग चेंज इन हेल्थ एंड साइंस पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए मैं करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ती हूँ और हमारा करेक्ट आंसर है नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली में वुमेन लीडिंग चेंज इन हेल्थ एंड साइंस पे जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन दोस्तों किया गया है वो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री, जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन की अगर हम आयोजन की बात करें कि इस सम्मेलन वो किसके द्वारा जो है आयोजित किया गया, तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देखा जाए बहुत से महत्वपूर्ण शख्सियत जो है इस सम्मेलन में भाग लिए और कई लोगों ने इस सम्मेलन को जो है संबोधित किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो वर्तमान के जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, जिनका नाम है डॉक्टर भारती प्रवीण प्रवार, इन्होंने सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन का दोस्तों उद्देश्य क्या था, अगर देखा जाए जो महिला है जिनकी एक तरीके से लीड कर रही है हेल्थ के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, ठीक है, तो जो बेसिकली देखा जाए स्वास्थ्य और क्षेत्र में जो महिलाओं का नेतृत्व है, जो महत्व है या फिर जो योगदान दी जा रही है, उसको उजागर करने के लिए इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। लक्ष्यों की बात करें तो जैसा कि देखा जाए भारत हो चाहे वैश्विक स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में नेतृत्व के पदों पर महिलाओं के प्रतिनिधियों को मजबूत करने के लिए पर्याय मार्ग और लक्ष्यों की पहचान करना चाहता है, ठीक है। इस सम्मेलन के द्वारा जितने भी स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र हैं उनमें नेतृत्व देने के लिए महिलाएं आ गए, वो प्रतिनिधित्व करें, इस चीज को मजबूत करने के लिए, इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में किया गया और इसका उद्घाटन किया गया है जो केंद्रीय मंत्री यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है, ठीक है। तो ये रैंक जारी किया गया है वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत का अगर स्थान देखा जाए दोस्तों तो 48वां स्थान है, ठीक है। किसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के द्वारा जारी किया गया। आइए इसके बारे में देख लें। तो अभी देखा जाए हाल ही में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है, और इसके द्वारा देखा जाए जो वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग, ठीक है, यानी कि जो विश्व में जो फ्लाइट्स होती हैं वो कितनी सुरक्षित होती हैं, इसको आधार बनाकर के ये रैंक जारी की गई है, और इसका नाम इस रिपोर्ट का वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग। इसमें अगर बात करें भारत इस वर्ष यानी कि 2022 में 48वें स्थान पे है, जो कि काफी इंप्रूव किया है 2018 के कंपैरिजन में, जबकि 102 स्थान पे था। बहुत ही लंबी छलांग भारत ने लगाई यहाँ पे, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ 2018 में 100 प्लस में थी भारत की स्थिति, और यहाँ पे अंडर 50 में भारत की रैंक आ गई है मात्र 4 साल के अंतराल पे, ठीक है। तो 2018 में 108 थी, अभी देखा जाए 48वें स्थान पे भारत पहुंच गया है। अगर हम बात करें चीन की, यानी कि भारत का जो पड़ोसी देश है चीन, उसकी 49 में, इजराइल भारत का जो मित्र 50वें स्थान पे, वही तुर्की की बात किया जाए तो 53वें स्थान पे, और एक प्यारा जो हमारा पड़ोसी यानी कि पाकिस्तान की बात किया जाए तो वो 100वें स्थान पे, ठीक है। काफी मेहनत अभी इनको करनी है जनाब को। वही बात करें
तो शीर्ष स्थान पे देखा जाए वैश्विक जो विमानन सुरक्षा रैंकिंग में अगर शीर्ष स्थान किसी कंट्री के देखा जाए तो वो है देखिए सिंगापुर। सिंगापुर पहले स्थान पे है, जिसके बाद देखा जाए संयुक्त अरब अमीरात आता है और फिर तीसरे स्थान पे साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया आता है। चौथे पांचवें स्थान पे बात किया जाए तो फ्रांस और आइसलैंड जो है वो चौथे और जो कि आइसलैंड पांचवें स्थान पे है। इस रैंकिंग में देखा जाए जो विमानन सुरक्षा रैंकिंग है इस वर्ष 187 कंट्रीज को शामिल किया गया है, जिसमें भारत का स्थान दोस्तों कितना था 48वां, ध्यान रखिएगा। और 2018 में दोस्तों कितना था 102। अंतरराष्ट्रीय विमानन जो है इसकी बात करें नागर विमानन संगठन की, तो ये एक संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी, ध्यान रखिएगा यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन। और इसका जो ये देखा जाए तो यह सुरक्षित और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना और विकास के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी जो स्थापना की दोस्तों बात किया जाए इस ऑर्गेनाइजेशन की तो 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो एक कन्वेंशन हुआ था जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन 1944। इस कन्वेंशन के ही द्वारा जो कि 1944 में हुआ था, 3 साल के बाद इसकी स्थापना की जाती है। इसके मुख्यालय की बात की जाए दोस्तों तो मॉन्ट्रियल जो कि क्यूबेक में है और क्यूबेक का कनाडा, ठीक है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कंज्यूमर टेक ब्रांड नाइस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है। नाइस की वॉच आप लोग स्मार्ट वॉच कई लोग लगाते होंगे और उसका जो ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाया गया है, वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को साथ साथ शेयर भी करते रहिए, लाइक करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिए। आप लोग कनेक्ट होइए, काफी कम लोग जो है लाइव मुझे दिखते हैं, बहुत कम लोग आ रहे हो आप लोग, तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर करो और भी लोग कनेक्ट हो सके, इतना आप लोग से सपोर्ट तो मैं उम्मीद कर ही सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं प्रश्नों पे आते हैं। हमारा जो कंज्यूमर टेक ब्रांड नॉइज है उसका देखा जाए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है क्रिकेटर विराट कोहली को बनाया गया है, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो ये भारत का कंज्यूमर ब्रांड नाइस देखा तो अपनी जो स्मार्ट वॉच सीरीज है, ठीक है, आपने इसकी स्मार्ट वॉच देखी होगी जो इसके जो देखा जाए जो युवा आइकन है क्रिकेटर जिनका नाम विराट कोहली, स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं और ये पूर्व कप्तान रहे हैं भारतीय टीम के और इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगर हम बात करें नॉइस के और यहाँ पे नाइस की और यहाँ पे बात करें विराट कोहली की तो दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में लीड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए हेल्थ यानी कि स्मार्ट कनेक्टेड लाइफस्टाइल के उद्योग में और साथ ही साथ ये क्रिकेट की दुनिया में काफी स्थापित नेता है, ठीक है। तो याद ध्यान रखिएगा नाइस के जो बनाए गए हैं कौन विराट कोहली बनाए गए, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की नई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने नई सामूहिक हत्याओं के मामले में उच्चतम जोखिम वाले देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये ध्यान रखिएगा सामूहिक हत्याओं के मामले में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट और इस रिपोर्ट में जो शीर्ष स्थान हासिल किया भाई वो कोई नहीं, ऐसी चीजों में एक ही ये देश आगे रहता है पाकिस्तान, ठीक है। बहुत ऐसी चीजों में उम्मीद की जा सकती है इनसे। तो यहाँ पे है ये जो एक थिंक टैंक है अमेरिका का थिंक टैंक जिसका नाम क्या है अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट, ठीक है। इसने अभी दिसंबर में एक नई रिपोर्ट जारी किया है 2022 में और इसने बताया है कि सामूहिक हत्या के मामले में जो देश उच्चतम जोखिम वाला है शीर्ष में वो देखिए पाकिस्तान है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सामूहिक हत्याओं के मामले बहुत अधिक होते हैं और अभी भी आने वाले दिन में ये बहुत बड़ी संभावना है कि यहाँ पे सामूहिक हत्या के मामले बहुत अधिक हो सकते हैं। वहीं दूसरे स्थान की बात किया जाए तो यमन जो है वो दूसरे स्थान पे, म्यांमार जो कि भारत का पड़ोसी वो तीसरे स्थान पे, इथोपिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये ईस्ट अफ्रीका का ये कंट्री है, नाइजीरिया भी अफ्रीका की कंट्री, ये जो है 6ठे स्थान पे और अफगानिस्तान 7वें स्थान पे। देखिए भारत की भी स्थिति इस मामले में बहुत अच्छी नहीं क्योंकि इस रिपोर्ट में भारत को देखा जाए तो 8वां स्थान दिया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ कहा गया है कि वर्ष 2022 और 23 में भारत में सामूहिक हत्याओं के लिए सबसे अधिक जोखिम है, ठीक है। तो आने वाला यहाँ पे बताया गया इस रिपोर्ट में कि ये वर्ष यानी कि 2022 और 2023 में सामूहिक हत्याओं की जो जोखिम है वो बहुत अधिक हो सकती है भारत में और भारत को 8वां स्थान मिला है, पहले स्थान पे पाकिस्तान है, ठीक है। 9वें स्थान की बात किया जाए दोस्तों तो सूडान है और फिर सोमालिया, ध्यान रखिएगा ये भी अफ्रीकन कंट्री है, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री को टॉप 10 में दिया गया जगह। फिर सीरिया आ जाता है 11वें स्थान पे, फिर इराक, फिर जिम्बाब्वे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट जो कि अमेरिका की थिंक टैंक क्या नाम है अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के होलोकॉस्ट मेमोरियल संग्रहालय में नरसंहार की रोकथाम के लिए साइमन
स्कोजोट केंद्र और डार्टमाउथ कॉलेज में डिकी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की एक संयुक्त पहल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहल है। तो एक तरीके से ये नरसंहार की रोकथाम रोकना जो है प्रयास करता है। जिस तरीके से ये सामूहिक हत्या होती है किसी भी कंट्री में, उनके कारणों को जान करके और फिर अपने स्तर पे प्रयास करके ऐसे जो है हत्याओं को रोकने का ये प्रयास करता है। ये प्रोजेक्ट जो कि ध्यान रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। और इसी में जो है अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट ने देखा जाए एक रिपोर्ट जारी किया जिससे बोला है कि सामूहिक हत्याओं के मामले में उच्चतम जो है जोखिम वाला देश कौन सा है, वो पाकिस्तान है। और भारत का स्थान क्या है, 8वां है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश साम्राज्य के ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से सम्मानित किया गया। तो यहाँ देखा जाए ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा एक अवार्ड दिया गया अभी हाल फिलहाल में, वो है ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर अवार्ड। और ये अवार्ड दिया गया है यूके के ही एक व्यवसायी हैं जो कि देखा जाए इंडियन ओरिजिन के हैं, जिनका नाम है मोहन मानसिंघनी। ठीक है, मोहन मानसिंघनी को यह पुरस्कार दिया गया। आइए इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर को देख रहे होंगे और ये है भारतीय मूल के हैं ये, और वह एक व्यवसायी है यूके में, यूनाइटेड किंगडम है, और साथ ही साथ धर्मार्थ कार्यकर्ता है, मतलब बहुत ही ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ता है ये। और इनका नाम देखिए क्या है, मोहन मानसिंघनी। और इन्होंने लंदन के बकिंघम पैलेस में एक जो है अलंकरण समारोह में इन्हें स्वास्थ्य सेवा के लिए उनकी धर्मार्थ सेवाओं की मान्यता में ब्रिटिश साम्राज्य के ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से सम्मानित किया गया। तो इन्होंने जो एक तरीके से वहां पे एक सोशल वर्क किया, हेल्थ के सेक्टर में, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जो इन्होंने कार्य किया, धर्मार्थ सेवा दी, उसी सेवा को मान्यता देने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से इनको ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें इनके बारे में, कि एक व्यवसायी है और ये व्यवसाय देखा जाए इनका रेस्तरां यानी कि रेस्टोरेंट वगैरह से संबंधित ये व्यवसाय करते हैं। और यानी कि मानसिंघनी ने कैजुअल डाइनिंग ग्रुप की स्थापना में एक प्रमुख नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है, जो कि केक रोज और स्टार्ट जैसे लोकप्रिय यूनाइटेड किंगडम रेस्टोरेंट ब्रांडों का संचालन करता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये इनका व्यवसाय जो बिजनेस है वो रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट से संबंधित बिजनेस है। और इन्होंने देखा जाए कैजुअल डाइनिंग ग्रुप को निभाने में या फिर उसको स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये ग्रुप क्या करता है, जितने भी महत्वपूर्ण रेस्टोरेंट है यूएस या यूनाइटेड किंगडम वगैरह में, वहां पे संचालन करता है। ठीक है, तो ये तक ध्यान रखिएगा। इनका नाम है मोहन मानसिंघनी और इनको ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से सम्मानित किया गया है ब्रिटिश साम्राज्य की। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों की हाल ही में किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त बनाने के लिए विधेयक पेश किया है। तो जो जबरन जो है या धोखे से या फिर झूठ बोल के या फरेब तरीके से किसी का धर्म को परिवर्तित करने का प्रयास करता है, उसको रोकने के लिए इस राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त बनाया ताकि कोई जबरन किसी का या लालच देकर के किसी का भी धर्म परिवर्तित न कराए। और ये राज्य दोस्तों कौन है, ये विधेयक जो पेश किया है वो उत्तराखंड राज्य विधानसभा के द्वारा पेश किया गया है। आइए बात करते हैं। तो जो उत्तराखंड की यहाँ पे जो विधानसभा है, राज्य विधानसभा, वहां पे ज्यादा कड़े प्रावधानों वाला धर्मांतरण विरोधी कानून विधेयक पेश किया गया है। यहाँ पे भी देखिए शीतकालीन जो सत्र चल रहा था और उसी दौरान वहां के जो धर्म और संस्कृत मंत्री हैं जिनका नाम है सतपाल महाराज, उन्होंने विधेयक पेश किया जो कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक संबंधित है। उसका नाम क्या है, उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022। ठीक है, जो कि धर्मांतरण को एक तरीके से रोकने के लिए ये विधेयक पेश किया गया है और इस तरीके का काफी सख्त विधेयक पेश किया गया है। तो इस विधेयक में देखा जाए अगर किसी भी के द्वारा विधि के विरुद्ध, देखिए विधि में जो बात की गई, हर किसी को अधिकार है, अगर वो धर्म अपना परिवर्तित करना चाहता है तो आपको वो राइट है कि आप अपना धर्म का परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको विधि के विरुद्ध या फिर गलत तरीके से आपका धर्म का परिवर्तन कराता है, आपको जबरदस्ती धर्म का परिवर्तन कराता है, आपको लालच दे करके, आपको लोभ में डाल करके किसी भी तरीके से आपका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करता है, तो ऐसे लोगों के पर सरकार के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी कार्रवाई को और सख्त बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ये विधेयक पेश किया। तो अगर किसी के द्वारा धर्म विरोधी धर्म परिवर्तन को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाते हुए, ठीक है, ये विधेयक
किसी भी दोषी, अगर ऐसा कोई दोषी पाया जाता है तो इस विधेयक में बात की गई कि उसे न्यूनतम जो है 3 साल की सजा दी जाएगी और ज्यादातर जो कि मैक्सिमम 10 साल तक का कारावास दिया जा सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो उसे जुर्माना भी देना होगा दोषी को, वो 50,000 रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है इस विधेयक में। तो धर्मांतरण यानी कि विधि के विरुद्ध अगर किसी को धर्म का परिवर्तन किया जाएगा तो ऐसे लोग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कारावास के साथ साथ यहाँ पे जुर्माने के भी प्रावधान किया गया इस विधेयक में। और ये विधेयक पेश किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य विधानसभा के द्वारा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखा जाए मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगा दी गई है। तो ये मद्रास उच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया है। और यहाँ पे बात करते हैं मद्रास उच्च न्यायालय के बारे में। तो अभी हाल फिलहाल में मद्रास उच्च न्यायालय ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ये कहा है कि जो तमिलनाडु है वहां पे मंदिरों में जाने के लिए आपको मोबाइल नहीं ले जाना होगा। अगर आप मंदिर में जाना चाहते हैं तो मोबाइल को बाहर ही रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है मद्रास उच्च न्यायालय ने। कहा पे? तमिलनाडु के मंदिरों में। न्यायालय ने यह बताया है कि अगर मोबाइल फोन का उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का जो कारण बताया, उन्होंने बताया कि जो पूजा जो स्थल होते हैं, जो मंदिर होते हैं, उनकी पवित्रता जो है वो किसी तरह से प्रभावित होती है। इसलिए पवित्रता को बनाए रखने के लिए जो है ये काफी उपयोगी होगा मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है भाई, अगर मोबाइल फोन बाहर रखोगे तो गायब होने का भी डर बना रहेगा। आजकल तो सबसे प्रिय क्या हो गया? मोबाइल फोन। उठते मोबाइल फोन, सोते मोबाइल फोन, है ना। सो रहे हैं तो मोबाइल फोन के साथ ही सो रहे हैं, उठ रहे हैं तो सबसे पहले मोबाइल फोन लाओ, देखिए व्हाट्सएप पे कोई मैसेज तो नहीं कहते, इंस्टा सोशल देखिए क्या क्या है ना। और आजकल तो रील्स चल गई, एक देखते जाओ, देखिए घंटे बीत जाते हैं लोगों के, है ना। तो आजकल ये थोड़ा सा बच के रहना, जिन लोगों को ये सब आदत है, टाइम किल हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें तो ये जो लोगों को असुविधा क्या है भाई, मोबाइल पे प्रतिबंध लगा दिया। मंदिर में तो जाएंगे लोग, बाहर मोबाइल तो छोड़ के नहीं जाएंगे। और पता चला जूते चप्पल जब कोई नहीं छोड़ता है मंदिर के बाहर तो मोबाइल कैसे छोड़ना, है ना। पता चला मोबाइल तो गायब। तो लेकिन कोर्ट ने इसका ध्यान रखा है। तो लोगों को सुविधा से बचाने के लिए, जो असुविधा से बचाने के लिए कोर्ट ने ये भी कहा है कि मंदिरों के बाहर जो है डिपॉजिट लॉकर भी स्थापित किया जाएगा, जहां लोग अपने क्या रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं ना। नहीं तो चप्पल की तरह मोबाइल भी गायब। और इसमें यह भी बात क्या है कि आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति भी की जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, आपसे आज का प्रश्न ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, किस भाग में बात किया गया है और धर्म की स्वतंत्रता का कौन सा आर्टिकल है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया गया? ठीक है, तो ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर महाराष्ट्र। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, राजस्थान में जो है पराक्रम दिवस मनाया गया। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखा जाए जो है पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष ध्यान रखिएगा जो कि 1971 में एक युद्ध लड़ा गया था, लोंगेवाला युद्ध। ठीक है, और लोंगेवाला युद्ध जो कि भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था। लोंगेवाला ध्यान रखिएगा राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है। ठीक है, जैसलमेर जिले में एक नगर है। ठीक है, लोंगेवाला, वहीं पे भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ था 1971 में। और 2022 में इस युद्ध की 51वीं वर्षगांठ थी। इसी को निश्चित करने के लिए, यानी कि चिन्हित करने के लिए 5 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर, ठीक है, क्योंकि जैसलमेर में ही ये लोंगेवाला जगह था, जैसलमेर सैन्य स्टेशन और लोंगेवाला युद्ध स्मारक में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष जो पराक्रम दिवस मनाया गया वो देखा जाए सगत सिंह स्टेडियम में मनाया गया। और इस दौरान कई सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें से देखा जाए बैंड डिस्प्ले है, डेयर डेवल्स मोटरसाइकिल स्टंट है, मिश्रित मार्शल आर्ट है, मलखन है, शो जंपिंग है, संगीत प्रदर्शन, पैरासूट, फ्री फॉल आदि जो है शामिल किया गया इस दौरान बहुत सारे कार्यक्रमों के दौरान। लोंगेवाले की लड़ाई की बात किया जाए दोस्तों तो ये 3 दिसंबर को शुरू हुई थी और ये 4 से लेकर के 7 दिसंबर 1971 के बीच में लड़ी गई थी लोंगेवाले का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में विश्व मृदा दिवस दोस्तों मनाया गया है, वो मनाया गया 5 दिसंबर। तो देखिए पराक्रम दिवस भी मनाया गया 5 दिसंबर को, विश्व मृदा दिवस भी मनाया गया। हम लोगों ने कई सारे दिवस इस बारे में बात किया था। चलिए आप मुझे बताइए कि 1 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में कौन कौन से दिवस के बारे में हम लोगों ने बात किया, उनको आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ठीक है, चलिए
आइए बात करते हैं वर्ल्ड सॉइल डे के बारे में, जो कि 5 दिसंबर को मनाया गया। प्रत्येक हर साल जो है 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और जैसा कि हम बात करते हैं, जब डेज बात करें तो थीम जरूर बात करेंगे। और इस वर्ष के विश्व मृदा दिवस की थीम की बात करें दोस्तों, तो देखिए थीम क्या है, मृदा जहां भोजन शुरू होता है, यानी कि सॉइल वेयर फूड बिगिंस। ठीक है, अगर हम बात करें इस दिवस को मनाए जाने की जो शुरुआत हुई थी आधिकारिक रूप से देखा जाए तो ये 2014 से इस दिवस को मनाया जा रहा है। ठीक है, इस दिवस को 5 ही दिसंबर क्यों नाम चुना गया, तो ध्यान रखिएगा इस तारीख को इसलिए चुनी गई कि थाईलैंड के जो राजा थे, एक राजा थे जिनका नाम है, अब वो उनका स्वर्गवास हो चुका है, तो ये स्वर्गीय भूमिबोल अदुल्यादेश के आधिकारिक जन्मदिन से ये मेल खाता है उनके। और देखिए ध्यान रखिएगा, इस पहल का मुख्य प्रस्तावक यानी कि मृदा को बचाने के लिए इन्होंने काफी प्रयास किया था और इसीलिए इस एक पहल चलाई गई कि मृदा को बचाने के लिए, सॉइल हेल्थ को बचाने के लिए, सॉइल के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया। इसलिए एक तरीके से इस दिवस को उन्हीं के दिन, उन्हीं के डेट से, बर्थ डेट से ये डेट को मनाया जाता है। ठीक है, इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य यानी कि विश्व मृदा दिवस को मनाए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना, यही इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है। ठीक है, आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है कि बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2022 किस देश में आयोजित हुआ, इंडोनेशिया, भारत, सिंगापुर या फिर थाईलैंड। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थाईलैंड में जो है बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है थाईलैंड के एक स्थान है जिसका नाम है नानथाबुरी, वहां पे इसका आयोजन किया गया बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2022 का। और चूंकि फाइनल में भारत देख रहे हैं 5 मेडल जीता है, कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता इसमें, और यहाँ पे 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते हैं। यहाँ पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये है जूनियर जो है बैडमिंटन प्लेयर है जिनका नाम है उन्नति हुड्डा, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, 3 सिल्वर है। उन्नति हुड्डा ने देखा जाए एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 17 महिला एकल फाइनल में ये प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। वही बात करें तो पुरुषों की जो मेडल जीता है सिल्वर, वो जीता है अनीस थोपनाई, अंडर 15 में इन्होंने पुरुष एकल में रजत पदक जीता है। और बात करें यहाँ पे रजत यानी कि सिल्वर मेडल जो जीता है अंडर 17 में, वो अर्थ मोहम्मद और संस्कार सारस्वत ने पुरुष अंडर 17 में जो है मेडल जीता है। तो ध्यान रखिएगा 2 यहाँ पे अर्थ मोहम्मद, संस्कार सारस्वत और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा उन्नति हुड्डा, इन्होंने जो है मिलकर के 3 मेडल जीते। ठीक है, कौन से सिल्वर मेडल। ठीक है, टोटल जो है जो बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप का जो 2022 थाईलैंड में आयोजन हुआ उसमें जो है कोई गोल्ड मेडल भारत ने नहीं जीता, 5 मेडल जीते हैं भारत ने, जिसमें से 3 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब ये था हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि बहरीन की यात्रा करने वाले पहले इजराइल राष्ट्रपति बन गए। देखिए इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं वो है इस समय इसहाक हर्जोग, और ये बहरीन की यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। भोपाल में आयोजित की गई 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता, सरबजोत सिंह ने। ध्यान रखिएगा यहाँ से 2 चीजें बन जाती है। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप जो जीता गया है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन किया गया है चैंपियनशिप का, और स्वर्ण पदक जीता है सरबजोत सिंह। और सरबजोत सिंह जी किस खेल से संबंधित है, निशानेबाजी से। वही बात करें राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, CL चंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया है। अभी बात करें, अभी हाल ही में गूगल के CEO हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका नाम है सुंदर पिचई। ठीक है, आज का अंतिम फैक्ट ऑफ द डे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 दिसंबर 2022 को 6ठी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। कहां दोस्तों, नागपुर में करेंगे। ठीक है, तो ये 6ठी सेमी जो हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन है ये कहां से कहां की, चुके महाराष्ट्र से और ये छत्तीसगढ़ के बीच में चलेगी। महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और महाराष्ट्र के नागपुर मार्ग के बीच में इस जो है ट्रेन का संचालन किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोगों ने काफी चीजें डिस्कस की, आपका 10 MCQ और साथ ही साथ फैक्ट्स ऑफ द डे। और इस डेली करंट अफेयर्स की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जाइए लिंक पे और डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, डेली की PDF डाउनलोड करिए और वहां से अपनी शॉर्ट नोट्स को बनाना शुरू करिए। अपने तरीके से शॉर्ट नोट्स को बनाइए, जैसे भी कम से कम मिनिमम से मिनिमम चीजों में सब कुछ कवर करने की कीवर्ड्स बना करके
लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि मैंने बार एग्जाम के समय यही शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन के लिए काम आएगा, क्योंकि पूरा पोथा लेकर के तो आप नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, पोथा लेकर के बैठने लगेंगे तो फिर वही लग जाएगा, कितने महीने लग जाएंगे, ठीक है, रिवीजन करने में। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है मेरे लिए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए मैम हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।